हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सलोनी टेबल पर बैठकर मस्त खाना खा रही थी, लेकिन अगले ही पल खुशी की आंखें हैरानी से फैल गई जब उसने सलोनी को नॉन वेज खाते हुए देखा, जिसे देखते ही वह पहले तो थोड़ा परेशान हुई, लेकिन फिर धीरे से सलोनी से बोली, सलोनी, यह तुम नॉन वेज? मेरा मतलब आज तो। कि तभी खुशी की बात को ना समझते हुए सलोनी मुस्कुराते हुए चिकन लेग पीस खाते हुए बोली, हाँ भाभी, बहुत टेस्टी है। मैंने आपके और भाई के लिए भी ऑर्डर किया है, बैठिए ना। इतना कहकर सलोनी डिश की बाउल खुशी की तरफ बढ़ा देती है, जो देखकर खुशी तुरंत ही अपने कदम पीछे लेते हुए उसे मना करते हुए बोली, नहीं नहीं सलोनी, प्लीज़ इसे दूर रखो। मैं यह नहीं खा सकती, क्योंकि क्योंकि आज तुम्हारी भाभी का शिवरात्रि का फास्ट है और आज वह फ्रूट और डेयरी प्रोडक्ट के अलावा और कुछ नहीं खा सकती। कहते हुए अक्षत उसी तरफ आ रहा था और अक्षत की बात को सुनकर खुशी एक नज़र अक्षत को देखकर अभी भी वहीं खड़ी थी और अब सलोनी मुंह बनाते हुए बोली, ओह आई एम सॉरी भाभी, मुझे तो पता ही नहीं था। इसका मतलब अब आप यहाँ बैठकर हमारे साथ खाना नहीं खा पाएंगी। वैसे कोई बात नहीं, अगर आप चाहें तो आप गाड़ी में जाकर बैठ सकती हैं। वैसे भी वर्त तो आपका ही होगा, भाई को तो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे मालूम है वह इन बातों पर बिलीव नहीं करते। इस मामले में हम दोनों भाई बहन एक जैसे हैं। तो फिर मैं और भाई खाना खाकर आते हैं। हम आपका ऑर्डर गाड़ी में ही भिजवा देते हैं। भाई यह लीजिए, आप खाइए मेरे साथ। मैंने फ्राइड चिकन और तंदूरी मंगवाई है, आपको पसंद है ना? कहते हुए सलोनी के चेहरे पर स्माइल थी और उसकी बातों को सुनकर खुशी अपने चेहरे पर फीकी सी स्माइल लिए उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, अब हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो सलोनी। तो फिर मैं गाड़ी में जाकर बैठती हूँ। इतना कहकर वह अपने धीमे कदमों के साथ वहाँ से जाने को हुई, क्योंकि यह बात सच थी कि अक्षत अभी भी यह डिसाइड नहीं कर पाया था कि वह ईश्वर पर भरोसा करता भी है या नहीं, और खुशी अपनी श्रद्धा किसी के ऊपर थोप नहीं सकती थी। खुशी वहाँ से जा ही रही थी कि तभी अचानक ही अक्षत उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। यह सब इतना जल्दी हुआ कि खुशी को संभलने का मौका ही नहीं मिला और वह अगले ही पल अक्षत के सीने में जाकर टकराई। और अब अक्षत अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल लिए उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरी इजाज़त के बिना तुम कहीं नहीं जा सकती जान, और तुम्हें मुझसे दूर जाने की इजाज़त कभी नहीं मिलेगी। अक्षत खुशी के कमर में हाथ डालकर उसे यूं ही अपने करीब किए हुए अपने दूसरे हाथ को पैंट की पॉकेट में डाले बड़े ही एटीट्यूड के साथ सलोनी की तरफ देखते हुए बोला, आई एम सॉरी सलोनी, लेकिन आज मैं भी तुम्हें ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा रूल है, जो मेरी जान खाती है वही मैं खाता हूँ, वह भी उनके हाथों से। और आज तो मेरी जान से लिमिटेड फूड ही लेने वाली है, तो मैं भी वही खाऊंगा। और अक्षत की इस बात को सुनकर सलोनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह तुरंत ही नाराज होकर अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, व्हाट, इसका मतलब आप मुझे ज्वाइन नहीं करेंगे भाई? यानी मैं एक बार फिर अकेले भाई भाभी को व्रत करना है? यह तो समझ में आता है, लेकिन आप तो नास्तिक हैं, तो फिर आज यह सब आप एक दिन तो मेरे साथ खा ही सकते हैं ना? या फिर आपके लिए दुनिया में सिर्फ भाभी इम्पोर्टेंट है? ठीक है, अगर आपको उनके साथ खाना खाना है तो खाइए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतना कहकर वह वहाँ से जाने लगी कि तभी अक्षत अपनी आंखें रोल करते हुए उसे रोकते हुए बोला, स्लोनी स्टॉप, तुम बात बात पर यह बच्चों की तरह मुंह फुलाना और खुद को भाभी के साथ कंपेयर करना छोड़ दो और समझदारी से काम लो। मैंने तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए मना किया है, तुम्हारे साथ बैठने से नहीं। मतलब मैं कुछ समझी नहीं भाई। कहते हुए सलोनी मुंह बनाकर उसकी तरफ देखने लगी और अब अक्षत खुशी से थोड़ा दूर होकर सलोनी के पास आया और धीरे से उसके कानों के पास जाकर बोला, समझा कर छोटी, अगर मैंने तेरे साथ नॉन वेज खाया तो पूरे 24 घंटे तक तेरी भाभी मुझे किस भी नहीं देगी और रात को भी मुझे अलग ही सुलाएगी। इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए उसके बालों को बिगाड़ते हुए बोला, चल अब बैठ जा, मैं तुझे ज्वाइन करता हूँ। और अब अक्षत की बात को सुनकर सलोनी समझ चुकी थी। अक्षत ने एक नज़र खुशी की तरफ देखते हुए सॉफ्ट वॉइस में कहा, जान, मैं। खुशी अक्षत के कहे बिना ही उसकी बात को समझ गई थी। वह अपने चेहरे पर प्यारी सी स्माइल लाती है और अब थोड़ी ही देर बाद खुशी अक्षत से थोड़ी दूरी पर दूसरी डाइनिंग टेबल पर बैठी थी और ऑरेंज जूस ले रही थी। वहीं अक्षत सलोनी के साथ दूसरी डाइनिंग टेबल पर बैठे उससे बातें कर रहा था, लेकिन इस वक्त वह भी सिर्फ जूस पी रहा था। वहीं सलोनी एक बार फिर अपना नॉनवेज खाते हुए मुंह बना रही थी। भाई, आपको नहीं लगता आप पहले से बहुत बदल गए हैं? मतलब द ग्रेट अक्षत जिंदल, जो सिर्फ अपने रूल्स बनाते हैं
और उन पर कोई भी रूल लागू नहीं होते। सही गलत वह खुद डिसाइड करते थे। आज वह खुद को इस हद तक बदल चुके हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप ही भाभी के लिए खुद को एडजस्ट करते हैं? I mean, वह भी तो आपके लिए बदल सकती है ना। तो हमेशा सिर्फ आप ही क्यों? और सलोनी की बात को सुनकर अक्षत यूं ही जूस पीते हुए धीरे से अपनी नज़र उठाकर सामने दूसरी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई खुशी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि वह जैसी है मुझे बिल्कुल वैसी चाहिए। यह मोहब्बत की बातें हैं, तुम नहीं समझोगी। मुझे समझना भी नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ को कोई और कंट्रोल करे। मुझे ऐसा कोई भी नहीं चाहिए। कहते हुए सलोनी मुंह बना लेती है और अक्षत उसकी बातों पर कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। वहीं थोड़ी ही देर बाद वह लोग गाड़ी में बैठकर विला के लिए निकल गए। इस वक्त रात हो चुकी थी। अक्षत के ऑर्डर पर सलोनी के लिए एक खास कमरा रेडी कर दिया गया था। घर आने के बाद खुशी सर्वेंट की तरफ देखते हुए उन्हें ऑर्डर देकर बोली, मैडम को इनका कमरा दिखा दो और हाँ, इनका खास ख्याल रखा जाए, इन्हें शिकायत का कोई मौका ना मिले, ठीक है। अब खुशी सलोनी की तरफ देखते हुए बोली, सलोनी तुम उनके साथ जाओ, तुम्हारी ज़रूरत की सभी चीज़ें रेडी हैं। किसी चीज़ की कमी हो तो मुझे इन्फॉर्म करना। वहीं खुशी की बात को सुनकर हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चली गई। वहीं अक्षत और खुशी अपने कमरे की तरफ निकल गए। कमरे में आते ही अक्षत, जो कि अब तक खुशी की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करके खड़ा था, एक झटके में उससे दूर होते हुए मुंह बनाकर बोला, यह मत सोचना कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मैं तुमसे अभी भी नाराज़ हूँ जान। इतना कहकर अक्षत मुंह बनाते हुए बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया और खुशी उसे जाता हुआ देखते रह गई। उसकी आंखें छोटी हो गई थी और वह अपनी नाक फुलाते हुए अपने आप से बोली, अक्सू के बच्चे, आप कभी नहीं सुधरोगे। इतना कहकर उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। अब वह अपनी कुछ ड्रेस लेकर दूसरे कमरे में फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी ही देर बाद जब वह फ्रेश होकर वापस कमरे में आई तो उसने अक्षत को लैपटॉप पर काम करते हुए देखा, जो कि बेड पर बैठे लगातार अपनी उंगलियों को तेजी से लैपटॉप पर चला रहा था। खुशी अक्षत को डिस्टर्ब ना करते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपने गीले बालों को हेयर ड्रायर से ड्राई करने लगी। इस दौरान उसने अपने बदन पर एक मैरून कलर का लॉन्ग वन पीस नाइट गाउन पहन रखा था, जो कि कंधे पर पतली स्ट्रिप से बना हुआ था और इसके साथ ही उसने अलग से सर्क पहन रखा था, जिसे निकालने के बाद उसकी नाइट ड्रेस नी लेंथ की होने वाली थी। खुशी अपने बालों को हेयर ड्रायर से ड्राई कर ही रही थी कि तभी उसकी नज़र आईने के जरिए अक्षत पर गई, जो कि उसे पूरी तरह इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। अक्षत के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर खुशी को समझ में आ गया था यह इंसान अभी भी नाराज है और अब खुशी के मन में कुछ शरारत आई। वह धीरे से अनजान बनते हुए बड़ी ही अदा के साथ अपनी नाइट ड्रेस के सरक को सेक्सी अंदाज में अपने कंधे से नीचे सरकाने लगी, क्योंकि यह बात तो कहीं ना कहीं वह भी जानती थी कि भले ही अक्षत उसे यह शो करने की कोशिश करे कि वह खुशी को देख नहीं रहा, लेकिन यह चीज़ अक्षत के लिए भी नामुमकिन थी। बस फिर क्या, खुशी धीरे धीरे अपने सरक को अपने कंधे से नीचे सरकाते हुए कुछ ही देर में अपने बदन से अलग कर देती है और अब एक बार फिर अपने बालों को आईने में अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए हेयर ड्रायर से ड्राई करने लगी। वहीं अक्षत, जो कि उसकी इन हरकतों को नोटिस कर रहा था और बड़ी मुश्किल से खुद को काबू कर रहा था, क्योंकि उसने ठान लिया था कि वह खुशी से बात नहीं करेगा जब तक वह खुद उसे नहीं मनाती। वहीं खुशी भी अक्षत की नाराज़गी को देखते हुए उसे परेशान कर रही थी, क्योंकि वह जानती थी अक्षत के करीब जाने का मतलब है खुशी की बैंड बजना। लेकिन आज पहली बार उसे यह मौका मिला था कि वह अपने हस्बैंड को टीज कर सकती थी, जिसे वह अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती थी। खुशी ने नोटिस किया अक्षत उसकी तरफ अभी भी नहीं देख रहा और यह देखकर खुशी दिल ही दिल में मुंह बनाते हुए अपने आप से बोली, अच्छा जी, सेल्फ कंट्रोल, अब तो और भी मजा आएगा। अब खुशी अपनी शरारत को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए बड़ी ही अदा के साथ अपने सभी बालों को पकड़कर एक सर पे ऊपर एक हाई पोनीटेल बना लेती है। इसके बाद उसकी खूबसूरत सुराहीदार गर्दन काफ़ी विजिबल हो रही थी। खुशी को याद आया कि यह अक्षत की कमजोरी थी। इनफैक्ट उसके बदन के कुछ हिस्से अक्षत की कमजोरी थे, जिसे उसकी कमर, उसकी कॉलर बोन, उसके क्लीवेज और उसके होठ। आज खुशी अक्षत की इन्हीं कमजोरी का फ़ायदा उठाने की सोच रही थी। अब वह अपने निचले होठों को दांतों से काटते हुए उसे दोबारा परेशान करने का कुछ प्लान सोच रही थी कि तभी खुशी की नज़र ड्रेसिंग टेबल पर रखे हुए बॉडी लोशन पर गई, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक शरारती स्माइल आ गई। खुशी हमेशा की तरह एक लिप बाम लेकर उसे आईने में खुद को देखते हुए होठों का पाउट बनाकर बड़े ही सेडक्टिव तरीके से अपने होठों पर लिप बाम लगाने लगी। इसके बाद उसके गुलाबी होठ स्ट्रॉबेरी की तरह चमक रहे थे
और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और रसीले नजर आने लगे। वहीं अक्षत जो इन चीज़ों को इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रहा था, खुशी की इन हरकतों को अपनी तिरछी नज़रों से देखते हुए अपनी बढ़ रहे दिल की धड़कनों को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसकी सांस भारी हो रही थी, उसके हाथ अब लैपटॉप पर चलते हुए कांपने लगे थे, लेकिन फिर भी वह सख्त लौंडा बनते हुए यह शो करने की कोशिश कर रहा था कि उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वहीं उसके कांपते हुए हाथों को खुशी नोटिस कर चुकी थी और मन ही मन स्माइल कर रही थी। खुशी अब अक्षत को परेशान करने के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ाते हुए अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और अपने हाथों में नाइट क्रीम मॉइस्चराइजिंग लोशन को लेकर कदमों को सोफे की तरफ बढ़ा देती है। और इस दौरान तो अक्षत की हालत ही खराब होने लगी थी, क्योंकि खुशी ने अपना सरग उतार दिया था। खुशी के पैरों में स्लीपर नहीं थी और इसीलिए वह अपने सॉफ्ट पैरों से जैसे जैसे सोफे की तरफ जा रही थी, अक्षत अपनी तिरछी नज़रों से उसे देखते हुए अपने आप को काबू करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि खुशी के सॉफ्ट सेक्सी लेग अक्षत के सामने थे। अक्षत की नज़र उसके पैरों से होते हुए धीरे धीरे उसके क्लीवेज से ऊपर की तरफ जाते हुए उसके खूबसूरत और अट्रैक्टिव नेक पर जाकर टिकी थी, जिन्हें अक्षत हमेशा अपने होठों से छूकर मदहोश हो जाया करता था, जहाँ किस करना उसका फेवरेट काम था। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था जिस दिन अक्षत अपने इस सेंसिटिव पार्ट पर लव बाइट का निशान ना देता हो। इनफैक्ट कल रात के खूबसूरत लम्हे के निशान भी अब तक खुशी के गले पर थे, लेकिन अक्षत की नज़रों में तो अब वह पुराना हो चुका था। उसे तो अब एक नया टैटू देने का दिल कर रहा था। वह किसी तरह लैपटॉप पर देखकर अपना सलाइवा गटकते हुए अपना ध्यान भटकने से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वह अपनी नज़रों को रोक नहीं पा रहा था। अब उसकी नज़र खुशी के नेक से ऊपर उसके गुलाबी रसीले होठों पर जाकर टिक गई। वह अभी इस चीज़ को टॉलरेट करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी खुशी बड़ी ही अदा के साथ सोफे पर जाकर बैठ गई और अपने एक पैर को हल्का सा मोड़ते हुए दूसरे को बिल्कुल सीधा सोफे पर बिछा लेती है। उसकी यह अदा देखकर तो अक्षत अपनी आंखें बंद करने लगता है। उसके हाथों की मुठ्ठियां कस रही थी। यह लड़की क्या मुझे जानबूझकर सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है? ओ गॉड जान, तुम आग से खेलने की कोशिश कर रही हो। वहीं खुशी अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए दिल ही दिल में अपने आप से बोली, आग से नहीं, मैं तो पूरे के पूरे ज्वालामुखी से खेल रही हूँ। पर क्या करूँ अक्सू, बड़ा मज़ा आ रहा है। अपने दिल में यह बातें कहते हुए खुशी अब नाइट क्रीम अपने हाथों में लेकर अपने पैरों पर बड़े ही सैडोस तरीके से मालिश करने लगी। और अब खुशी की खूबसूरत लॉन्ग लेग देखकर अक्षत की हालत ही खराब होने लगी थी, क्योंकि यह सब उसके बर्दाश्त के बाहर था। वह एक झटके में अपना लैपटॉप बंद करते हुए लगभग तेजी से चिल्लाया, स्टॉप, बस बहुत हुआ। अचानक अक्षत के इस तरह चिल्लाने से खुशी एक पल के लिए बुरी तरह घबरा गई और तुरंत ही अपनी नज़र उठाकर अक्षत की तरफ देखती है तो अक्षत के चेहरे पर गुस्से भरे एक्सप्रेशन देखकर तो उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। अब वह अनजान बनते हुए तुरंत ही अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में अक्षत से बोली, क्या बात है अक्षु, आप चिल्लाए क्यों? इतना कहकर वह जल्दी जल्दी अपने पैरों को सोफे से नीचे उतारने ही लगी थी कि तभी अक्षत एक झटके में बेड से उतरकर लगभग 3 कदमों में अपने और खुशी के बीच की दूरी को ख़त्म करते हुए एक झटके में उसके करीब गया और अगले ही पल उसके ऊपर झुकते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर लगभग दांत पीसकर गुर्राते हुए, शट अप, तुम यह जानबूझकर कर रही हो ना जान, तुम जानबूझकर मेरे अरमानों के साथ खेलने की कोशिश कर रही हो, लेकिन यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, तुम्हें इसकी सज़ा मिलकर रहेगी। इतना कहकर वह एक झटके में खुशी को अपने कंधे पर उठाकर अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा देता है। अक्षु, यह आप क्या कर रहे हैं? मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। प्लीज़ प्लीज़ अक्षु, छोड़ दीजिए ना। आह की आवाज़ के साथ अगले ही पल वह बेड पर पड़ी थी, क्योंकि अक्षत ने उसे बहुत ही बुरी तरह बेड पर पटक दिया था, लेकिन इसके बावजूद उसे चोट नहीं लगी क्योंकि बेड बहुत ही सॉफ्ट था। कल वह घबराते हुए बेड पर पीछे की तरफ जाने लगी, क्योंकि अक्षत उसे अपनी नीली नज़रों से घूरते हुए जल्दी जल्दी अपने शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, तुमने ही मुझे प्रोवोक किया है जान, अब इसमें मेरी गलती नहीं है। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे सेड्यूस करने का, तो अब भुगतो। इतना कहकर वह एक झटके में खुशी के ऊपर टूट पड़ा, लेकिन तभी खुशी अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए लगभग रोने से सूरत बनाते हुए अपने होठों को बचाती है, लेकिन अक्षत उसके गले पर काफ़ी तेज़ी से किस करते हुए बाइट करने लगा। अक्षु, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं माफ़ी मांगती हूँ, आप कहो तो मैं अपने कान भी पकड़ लूँगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो बस आपके साथ शरारत। कहते हुए उसने अचानक ही अपने दांतों से अपनी जीभ काट ली, क्योंकि वह खुद ही अपना भांडा फोड़ रही थी और उसे अपनी गलती का अब जाकर एहसास हुआ। वहीं अक्षत उसे काफ़ी तेज़ी के साथ उसके गले पर किस करते हुए उसे अपने होठों से शक कर रहा था और बोला,
यह तो तुम्हें मुझे छेड़ने से पहले सोचना चाहिए था जान। यह जानने के बावजूद कि तुम ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हल्के में लेने की। आई एम सॉरी, बट अब मैं खुद को रोक नहीं सकता। कहते हुए वह उसके होठों को अपने होठों में लेने की कोशिश करने लगा कि तभी खुशी रोने सी सूरत बनाकर उससे माफ़ी मांगते हुए बोली, नहीं 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 अक्सू प्लीज़, इस वक्त नहीं। देखिए मैं तो आपकी ही हूँ, लेकिन प्लीज़ कुछ घंटे के लिए छोड़ दीजिए ना। आई प्रॉमिस, उसके बाद आप जो कहेंगे वह। लेकिन प्लीज़ सुबह तक मेरी बात मान लीजिए, प्लीज़ मेरे प्यारे अक्सू, आई लव यू ना। देखिए अगर आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती की ना तो फिर मैं बहुत रोने वाली हूँ, फिर आप मुझे मना भी नहीं पाएंगे। कह देती हूँ हाँ। कहकर खुशी अक्षत के नीचे झटपटाने लगी, अपने गाल फुला लेती है और उसकी बातों को सुनकर अक्षत, जो कि बुरी तरह उसके ऊपर हावी होकर अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे घूर कर दांत पीसकर बोला, जान तू मुझे धमकी दे रही हो? मुझे? हाउ डे यू? इतना कहकर वह उसकी बॉडी पर और भी तेजी से किस करते हुए अपने दांतों के निशान छोड़ने लगा था, जिसके कारण खुशी के मुंह से ना चाहते हुए भी सिसकियां निकल रही थी। लेकिन इन सिसकियों में दर्द का एहसास था। वह लगभग अक्षत के नीचे तड़फ रही थी और अक्षत भी उस पर कोई रहम ना करते हुए उसे अपनी तड़फ का एहसास दिला रहा था, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। खुशी उसके अरमानों के साथ खेल रही थी, यह जानने के बावजूद कि अक्षत उसे अपने इतने करीब देखकर खुद पर काबू नहीं कर सकता था। दुनिया में एक वही तो है अक्षत की कमजोरी। अक्षत काफ़ी बेदर्दी तरीके से उसके गले पर किस करते हुए न जाने कितने ही लव बाइट उसकी बॉडी पर छोड़ चुका था। खुशी की आंखों से आंसू बहकर उसके गले पर लुढ़क गए, क्योंकि अक्षत ने उसी जगह पर दोबारा बाइट किया था जिस जगह पर उसने कार में उसे बाइट किया था, जिसके कारण उसे अपने गाल में दर्द होने लगा था। और उसकी चीख भरी आवाज़ सुनकर अक्षत एक झटके में उससे दूर हुआ। वह एक नज़र उसे देखकर तेज कदमों के साथ बिना कुछ बोले बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है, और वहीं खुशी किसी तरह खुद को संभालते हुए अपने गालों को सहलाकर अपने आंसू पोंछते हुए मुंह फुलाकर उसे गाली देते हुए बोली, ठरकी राक्षस बदमाश कहीं के, कितनी जोर से काटा है मुझे, बिल्कुल डॉग की तरह। गलती मेरी भी थी, मुझे ही क्या ज़रूरत थी ज्वालामुखी से टकराने की, यह जानने के बावजूद कि मैं भूखे शेर के सामने खुले शिकार की तरह हूँ। मैंने तो खुद ही उन्हें बाकायदा इनविटेशन कार्ड लिखकर अपना शिकार करने का न्योता दिया था। आ बैल मुझे मार। कैसा शिकार किया है जल्लाद ने, पूरा बदन दुख रहा है। राम जी कैसा पति दिया है मुझे, इस इंसान से तो मजाक करना भी बेकार है। कहते हुए खुशी रोते हुए अचानक ही बिस्तर पर ब्लैंकेट में अपना चेहरा छुपा लेती है। इस वक्त रात के लगभग 1 बज रहे थे। अब ब्लैंकेट के अंदर रोते हुए न जाने कितनी देर बाद उसे गहरी नींद आ गई। और वहीं दूसरी तरफ अक्षत, जो कि बाथरूम में ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़ा था, अपने बदन में सिर्फ एक ट्राउजर पहने अपनी आंखें बंद किए हुए किसी तरह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद उसके ऊपर इस पानी का कोई असर नहीं हुआ। उसकी बंद आंखों के सामने खुशी की वही अदाएं घूम रही थी जो उसे पागल कर रही थी। इन चीज़ों को याद करते हुए अक्षत गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसे सचमुच खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। बात अगर खुशी के आंसुओं की नहीं होती तो शायद वह इस वक्त खुद को काबू नहीं करता, लेकिन वह जानता था अगर उसने खुशी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो खुशी अपनी श्रद्धा को लेकर इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि पहले तो उसे 1 हफ्ते तक मनाना मुश्किल हो जाता, और अगर 1 हफ्ते के बाद वह मान भी जाती तो हमेशा अक्षत को इसी बात का ताना सुनाती कि अक्षत ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी, जो कि अक्षत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अपने रिश्ते और दीवानगी में यही तो उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि लाख दीवानगी के बावजूद उसने कभी भी खुशी के साथ फोर्स नहीं किया था। नहीं तब जब वह उससे नफरत करता था, नहीं तब जब खुशी उसकी जिद बन गई थी, और ना ही तब जब खुशी से उसने बेइंतहा मोहब्बत की थी और बस हर पल इसी उम्मीद में रहता था कि आज नहीं तो कल खुशी उसकी मोहब्बत को अपना ही लेगी, और अगर नहीं भी अपनाती फिर भी वह उसके साथ हमेशा ऐसे ही रह सकता था बिना मर्जी के खुद को काबू करके, क्योंकि उसने ज़िंदगी में कभी भी उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करना नहीं चाहा जिसे उसने दिलो जान से मोहब्बत की थी। और आज तो वह लड़की उसकी अपनी है जिसकी आंखों में वह एक भी आंसू नहीं देख सकता था। इसीलिए ना चाहते हुए भी अक्षत ने खुद को काबू कर लिया। और वहीं देखते ही देखते सुबह लगभग 5 बजे खुशी की आंखें बिस्तर पर खुली, क्योंकि उसने घड़ी में अलार्म लगा रखा था। उसे पूजा पाठ कर दिया तभी जाकर उसका व्रत कंप्लीट होता है। वह उठकर बिस्तर पर बैठी और एक नज़र कमरे में घुमाकर अक्षत को ढूंढने लगी। तभी उसके कानों में पानी के गिरने की आवाज़ आई, और यह सोचकर कि अक्षत बाथरूम में फ्रेश हो रहा है, वह एक ठंडी सांस लेकर मुंह बनाते हुए उसकी रात की हरकतों को याद कर अपने वार्डरोब कलेक्शन से अपने इस्तेमाल की कुछ कपड़े लेकर दूसरे बाथरूम में फ्रेश होने चली गई।
थोड़ी ही देर बाद वह फ्रेश होकर वापस कमरे में आई तो उसने एक बार फिर अपनी नज़र घुमाकर कमरे में देखा। अक्षत अभी भी बाहर ही नहीं निकला था। बाथरूम से अभी भी पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। यह देखकर उसने एक नज़र घूमकर घड़ी की तरफ देखा। उसमें 5:30 बज रहे थे। अब उसने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए अपने आप से कहा, कमाल है अक्सू, अभी तक नहीं निकले, शायद बात ले रहे होंगे, तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। इतना कहकर वह पंडित जी की बातों को याद करने लगी कि पंडित जी ने उसे पारण की विधि बताई थी, जिसे याद करके वह गीले बालों के साथ पंडित जी के दिए हुए उसे पूजा की थाली में से सिंदूर निकालकर अपनी मांग में लगा लेती है। माथे पर छोटी सी बिंदी और केसों को बस यूं ही खुला छोड़कर महादेव के नाम का जाप करते हुए पूजा पाठ करने के लिए नीचे सबसे पहले महादेव को चढ़ाने के लिए कुछ फूल गार्डन से तोड़ने के लिए चली गई। वह अभी फूल तोड़ ही रही थी, तभी अचानक ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसके मुंह से एक चीख निकली। आ कहते हुए वह तुरंत ही घबराकर अपने कदम पीछे ले लेती है, क्योंकि उसके ठीक सामने एक बहुत ही बड़ा सांप था, जिसे देखकर तो बहुत डर ही रही थी। लेकिन अगले ही पल सिक्योरिटी गार्ड, जो कि अपनी ड्यूटी दे रहे थे, एक झटके में आगे आकर उस सांप के ऊपर बुलेट से फायर करने ही वाले थे। लेकिन यह देखकर खुशी उन्हें तुरंत ही रोकते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो, तुम लोग जाओ यहाँ से, उसने मुझे कुछ नहीं किया, छोड़ दो उसे, वह खुद चला जाएगा। और खुशी की बात को सुनकर सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा परेशान होकर घबराते हुए सर झुकाकर बोला, लेकिन क्वीन, यह सांप, इसे ऐसे छोड़ना ठीक नहीं, या आपको या किसी और को नुकसान। कहा ना, वह बस एक जानवर है, उसे मुझसे खतरा होगा तो वह खुद मुझे काटने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं उसके लिए खतरा नहीं हूँ, उसे जाने दो, उसे भी जीने का हक है। इतना कहकर खुशी अपने हाथों में लिए हुए फूल को लेकर वहाँ से चली गई और अब ना चाहते हुए भी सिक्योरिटी गार्ड उस सांप को छोड़ देता है। वहीं खुशी महादेव का नाम लेते हुए मंदिर में चली गई। महादेव के मंदिर में पूजा करते हुए काफ़ी ऊंचे स्वर में भजन गा रही थी, जिससे उसका पूरा घर पवित्र हो जाए। पूजा करने के बाद वहीं उसी गंगा जल से पूरे घर को शुद्ध करने लगी, जो कि पंडित जी ने उसे दिया था। वह गंगा जल के लगभग हर एक बूंद को छिड़काव करते हुए अपने पूरे विला में घूम रही थी। उसका यह विला इतना बड़ा था कि उसके लिए हर एक कोने में जाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी वह पूरे विला में घूमती है। थोड़ी ही देर में वह अपने कमरे के बाहर छिड़काव करते हुए सलोनी के कमरे की तरफ चली गई, और क्योंकि सलोनी का कमरा बंद था, वह बाहर से ही छिड़काव करके वहाँ से चली आई। इस तरह पूजा करते हुए उसे लगभग सुबह के 7 बज चुके थे और फाइनली उसे पूजा की थाल में रखा हुआ तोरण, जो कि आम और बेलपत्र के कुछ पत्ते थे, खुशी उसे अपने इस विला के मेन एंट्रेंस पर टांग देती है। इसके बाद उसकी पूजा कंप्लीट हो गई। अब वह थाली में कुछ प्रसाद लेकर कमरे की तरफ निकल गई, ताकि अक्षत के साथ इस प्रसाद को खाकर वह अपना व्रत कंप्लीट कर सके। लेकिन वह जैसे ही कमरे में आई, पूरी तरह हैरान रह गई, क्योंकि अक्षत अभी भी कमरे में नहीं था और यह देखकर अब उसे काफ़ी अजीब लग रहा था। उसने घड़ी में लगभग टाइम देखा तो 7:30 हो रहे थे। उसने परेशान होते हुए अपने आप से कहा, क्या अक्सू, अभी तक फ्रेश होकर बाहर नहीं निकले? ऐसा भी क्या नहा रहे हो कि 2 घंटे लग गए? यह आदमी भी ना, पता नहीं इनके दिमाग में क्या चलता रहता है। कहकर वह प्रसाद की थाल साइड में रखकर बाथरूम के दरवाजे पर अपने कदम बढ़ाकर अक्षत को आवाज़ देते हुए बोली, अक्सू, अक्सू, क्या आप अंदर हैं? और कितने वक्त लगेगा? अक्सू, ऐसा भी क्या नहा रहे हैं कि इतना टाइम लग रहा है? मैं कहती हूँ बस बहुत हो गया, बाहर आइए, अभी के अभी। कहकर वह मुंह बनाते हुए अक्षत के बाहर आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अक्षत ने ना तो उसे कोई जवाब दिया और ना ही बाहर आया। और यह देखकर खुशी अपनी नाक फुलाते हुए बोली, अक्सू, बस बहुत हो गया, मैं कहती हूँ अभी के अभी मुझे रिप्लाई दीजिए और बाहर आइए, वरना मैं अंदर आ जाऊँगी तो आपके लिए बहुत बुरा होगा, समझे? इतना कहकर किसी एक्शन का इंतजार कर रही थी, लेकिन अक्षत ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। तो खुशी फाइनली उसे धमकी देते हुए बोली, देखिए अक्सू, मैं मजाक नहीं कर रही, आप अभी के अभी बाहर आइए, वरना मैं खुद अंदर आ जाऊंगी। अक्षत इस बार भी कोई जवाब नहीं देता, तो अब न जाने क्यों खुशी को कुछ अजीब सा डर लगने लगा था। वह बिना एक पल रुके तुरंत ही डुप्लीकेट की से बाथरूम का दरवाज़ा अनलॉक करके अंदर चली जाती है। इसके बाद सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फैल गई। अक्सू, और अब लगभग आधे घंटे बाद सलोनी और खुशी कमरे में परेशान खड़े थे और अक्षत ठंड से बुरी तरह कांपते हुए बिस्तर पर लेटा हुआ था। वहीं डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन अक्षत अपनी बोझिल आँखों को ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करते हुए सामने खड़ी खुशी को ही देख रहा था। वहीं खुशी और सलोनी की आंखों में आंसू थे।
अक्षत के जिस्म को सर से लेकर पांव तक मोटे मोटे ब्लैंकेट से कवर किया गया था और वहीं डॉक्टर अक्षत का ट्रीटमेंट करने के बाद उसे एक इंजेक्शन लगाते हुए खुशी से बोले, यह इनके साथ हुआ कैसे? इनका बॉडी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो हो चुका है। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। वेल, फ़िलहाल मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है। उनकी बॉडी को नॉर्मल होने के लिए कुछ घंटे लग जाएंगे। तब तक इनका ख्याल रखिए। यह कुछ मेडिसिन है, इन्हें टाइम पर दे दीजिएगा। मैं चलता हूँ, अगर ज़रूरत हो तो बुला लीजिएगा। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए और वहीं खुशी अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी ही जगह पर जमे हुए अक्षत को देख रही थी। इस वक्त उसे अक्षत पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उससे भी ज़्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अंदाज़ा है कि अक्षत ने यह इसलिए किया क्योंकि खुशी ने उसे खुद से दूर किया था। कि तभी डॉक्टर के जाने के बाद सलोनी, जो कि किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करके खड़ी थी, अचानक ही गुस्से से फूट पड़ी और खुशी पर चिल्लाते हुए बोली, भाभी यह क्या है? भाई की यह हालत कैसे हुई? आपके होते हुए इसी कमरे के बाथरूम में भैया रात भर पानी में भीग रहे थे और आप कहाँ थी? चैन की नींद सो रही थी? आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? और आखिर भैया नहीं ऐसा किया क्यों? ज़रूर आप ही ने कुछ किया होगा। क्या यही आपका प्यार है? क्या इसी के भरोसे पर आप इस बात का दावा करती हैं कि आपसे ज़्यादा मेरे भाई को कोई और प्यार नहीं कर सकता? कि आपकी इसी हरकत के कारण मेरे भाई आपसे दिलो जान से प्यार करते हैं? मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी भाभी। आप सच में बहुत लापरवाह हैं। इतना कहकर कुछ सलोनी खुशी को बुरी तरह डांट रही थी और वहीं उसकी बातों को सुनकर खुशी अपनी आंखों में आंसू लिए अभी भी अक्षत को देख रही थी। वह अपनी सफाई में कुछ नहीं कहती क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही तो उससे हो गई थी। यह जानने के बावजूद उसका पति किस हद तक पागल है उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और ना ही उसे मनाने की कोशिश की। खुशी अपना सर नीचे करके बस रो रही थी कि तभी अपनी जान के ऊपर सलोनी को इस तरह चिल्लाता हुआ देखकर अक्षत फिलहाल लगभग आधी बेहोशी की कंडीशन में था। उसके बावजूद गुस्से से सलोनी को डांटते हुए बोला, सलोनी बिहेव योरसेल्फ। वह भाभी है तुम्हारी, जान है मेरी, उसके ऊपर मैं किसी की नज़रें बर्दाश्त नहीं कर सकता। चिल्लाना तो दूर की बात है, अभी के अभी उनसे माफ़ी मांगो और जाओ कमरे से। पति और पत्नी के बीच बोलने का हक तुम्हें नहीं है। बच्ची हो, बच्ची की तरह रहो, समझी? और अक्षत की इन बातों को सुनकर सलोनी का तो पारा ही हाई होने लगा, क्योंकि अक्षत खुशी को डांटने की जगह उसे ही डांट रहा था। यह बात उसके बर्दाश्त के बाहर थी। वह अपनी आंखों में आंसू लिए अक्षत की तरफ देखकर उसके पास आते हुए बोली, भाई आप इस वक्त भी इनकी ही साइड ले रहे हैं और मुझे डांट रहे हैं। आखिर मैंने गलत ही क्या कहा है? यू नो व्हाट, मोम ठीक कहती थी, इन्होंने आप पर जादू कर रखा है। वरना आपको सब कुछ अपनी नज़रों के सामने दिखते हुए भी आप अपनी आंखें बंद नहीं करते। जिस लड़की पर आप अपनी जान छिड़कते हैं वह आपको लेकर पूरी तरह लापरवाह है। वह आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। आपको यह नज़र क्यों नहीं आता? आपने सिर्फ उनके लिए अपने आसपास की सारी दुनिया को अपना दुश्मन बना लिया है। शट अप, जस्ट शट अप सलोनी। मैंने कहा कमरे से बाहर जाओ वरना। कहते हुए अक्षत एक बार फिर किसी तरह अपनी आवाज़ बुलंद करता है और सलोनी के शब्दों को वहीं रोक देता है। वहीं अक्षत को एक बार फिर खुद पर चिल्लाते हुए देखकर सलोनी रोते हुए नफरत भरी नज़र से खुशी को देख रही थी। वहीं खुशी तुरंत ही आगे आते हुए अक्षत को कुछ भी कहने से रोकने की कोशिश करती है कि तभी अक्षत बड़ी मुश्किल से धीरे से अपना हाथ उठाकर खुशी को आगे कुछ भी कहने से रोक देता है और सलोनी की तरफ देखते हुए एक बार फिर धीमी आवाज़ में बोला, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? जाओ यहाँ से। और फाइनली अक्षत की बात को सुनकर सलोनी रोते हुए मुंह पर हाथ रखकर वहाँ से चली जाती है। वह अपनी सिसकियों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। वहीं सलोनी के जाने के बाद खुशी अक्षत के पास आकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर रोते हुए बोली, अक्षु यह आपने क्या किया? सलोनी सही तो कह रही थी, मैं सचमुच बहुत लापरवाह बीबी हूँ। यह सब आपने मेरी वजह से किया ना। मैं आपको खुश नहीं रख पाती ना। और इससे पहले कि खुशी आगे कुछ कह पाती, अक्षत उसका हाथ पकड़कर एक झटके में उसे अपने करीब ले आता है। खुशी खुद को संभाल नहीं पाई और अचानक ही अक्षत के ऊपर जा गिरी। अब वह अपनी गीली पलकें उठाकर अक्षत की तरफ देखती है तो अक्षत प्यार से उसके गाल पर किस करते हुए बोला, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। पर क्या करता, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जान तुम बहुत अच्छी हो। और इतना कुछ होने के बावजूद अक्षत उल्टा खुशी से ही माफ़ी मांग रहा था। खुशी हैरान नज़रों से उसे देख रही थी, क्योंकि वह वही इंसान था जो कभी सपने में भी खुद को सॉरी ना बोले, चाहे उसकी कितनी भी गलती क्यों ना हो।
और आज वही इंसान अपनी छोटी सी बेवकूफ़ी पर खुशी से सॉरी मांग रहा था। हालांकि गलती तो इसमें दोनों की ही थी। खुशी ने अक्षत को प्रोवोक किया और अक्षत अपनी फीलिंग और गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझे यूं ही रोते हुए अक्षत के सीने से लगकर सीने पर हल्का सा पंच मारते हुए खुशी बोली, आप ऐसे क्यों हैं अक्षु? क्या करूं मैं आपका? और खुशी की शिकायत को सुनकर अक्षत धीमे से उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या करूं? तुमने ही तो मुझे ऐसा बनाया है और अब मैं खुद का कुछ नहीं कर सकता। जो करना है सिर्फ तुम कर सकती हो। यह सुनकर खुशी कन्फ्यूजन से उसे देखने लगी, क्योंकि उसे अक्षत की बात का मतलब समझ नहीं आया कि तभी अक्षत मासूम सा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखते हुए प्यार से बोला, देखा, तुम अभी भी नहीं समझी? तुम्हें हर बार समझाना पड़ता है ना, इसलिए तो मेरी यह हालत हो जाती है। तुम समझती क्यों नहीं कि तुम मेरे लिए कितनी ज़रूरी हो? सब समझती हूँ मैं, लेकिन आप नहीं समझते। आपकी यह हरकतें मुझे कितनी तकलीफ़ देती हैं। आप खुद को नुकसान पहुँचा देते हैं। आपको पता है, आपको कभी कभी झेलना मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी यही हरकत रही इतना अक्षुभ तो मैं आपको कह देती हूँ एक दिन। और इससे पहले कि खुशी आगे कुछ कहती, अक्षत अचानक ही उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए ना में सिर हिला देता है। कोशिश भी मत करना मुझे देखो दोबारा नहीं देख पाओगी। अब तो मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और मुझे सिर्फ तुम ही झेल सकती हो। किसी और में यह काबिलियत ही नहीं। कहते हुए अक्षत उसकी आंखों में देख रहा था और उसकी बातों को सुनकर खुशी मुंह बनाते हुए धीरे से उससे दूर होते हुए बोली, सब जानती हूँ मैं, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए मक्खन लगा रहे हैं। कभी कभी तो दिल करता है आपको पकड़कर उसके कस के पिटाई करूँ मैं आपकी। सारी की सारी अकल ठिकाने आ जाएगी आपकी। इसकी कसर भी तुमने नहीं छोड़ी जान, पर मैं नहीं सुधरने वाला, यह तुम भी जानती हो। अब मैं जैसा हूँ तुम्हें ऐसे ही संभालने की आदत डालनी होगी। और अक्षत की बातों को सुनकर फाइनली खुशी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वह जानती थी उसका यह पागल पति सच कह रहा है, वह कभी नहीं सुधरने वाला। अब खुशी प्यार से अक्षत की नाक खींचते हुए उसके होठों पर लाइट किस करके बोली, टेढ़ा है पर मेरा है, आप रेस्ट कीजिए, मैं आपके कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। फिर आपको मेडिसिन भी लेनी है, फालतू में अपनी तबीयत खराब करके बैठ गए हैं। इतना कहकर वह अपनी जगह से उठकर जाने हुई, तभी अक्षत अचानक ही उसका हाथ पकड़ लेता है। खुशी हैरानी से पलट कर अक्षत की तरफ देखती है तो अक्षत धीरे से उसे अपने करीब आने का इशारा करता है। और क्योंकि अक्षत के मुंह से ज़्यादा आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि उसे काफ़ी हद तक सर्दी लग गई थी, या यूँ कहें कि निमोनिया हो गया था, कुछ धीरे से उसके चेहरे के पास झुकी कि तभी अक्षत ने हल्के से उसके कानों में सांस छोड़ते हुए मैग्नेटिक वॉइस में कहा, अगर मुझे सचमुच ठीक करना चाहती हो तो मुझे मेडिसिन और उस खाने की नहीं बल्कि मेरे अपने खाने की ज़रूरत है। इतना कहकर वह खुशी की साड़ी के आंचल को अपने सीने से गिराकर उसके क्लीवेज में झाँकने की कोशिश करने लगा। और उसकी हरकत को देखकर तो खुशी की आंखें ही फैल गई। वह तुरंत ही मुँह बनाकर अक्षत के गाल पर हल्के से थप्पड़ मारते हुए बोली, चुप कीजिए बदमाश, जब देखो तब आपकी सुई एक ही जगह अटकी रहती है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर अब तक खुद पर कंट्रोल रखा होता तो मैं आपकी बात भी मान जाती, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। अब पहले आप ठीक हो जाइए, उसके बाद ही मैं आपको अपने करीब आने दूंगी। हाँ, वरना यह तो बात वही हो गई कि गलती भी करो और इनाम भी मिल गया। चुपचाप यहाँ लेटे रहिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर खुशी मुंह बनाते हुए कमरे से बाहर चली गई। और उसकी बात को सुनकर अक्षत एक बार फिर दांत पीसने लगा। वह अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोला, चांद तुम कभी नहीं सुधरोगी, तुम्हें तो मैं एक दिन। और अब थोड़ी देर बाद खुशी अक्षत को अपने हाथों से धीरे धीरे सूप पिला रही थी, लेकिन वह पीने में नखरे कर रहा था। कभी अपना सर इधर करता तो कभी उधर। वह बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह जिद कर रहा था और खुशी उसके मुंह के आगे बार बार सूप का स्पून ले जाकर परेशान हो गई थी। फाइनली वह अपने एक हाथ से उसे जबड़े को पकड़कर उसके मुंह में ज़बरदस्ती सूप का चम्मच ठेलते हुए बोली, बस कीजिए अक्षु, यह बच्चों की तरह हरकतें आप पर शोभा नहीं देती। अभी आपको मेडिसिन भी लेनी है, इसलिए चुपचाप यह सूप पी लीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और यह सुनकर अक्षत प्यार से सूप का चम्मच खुशी के मुंह के पास घुमाते हुए बोला, सिर्फ मुझे खिलाओगी? तुमने भी तो कुछ नहीं खाया ना, तुम भी खा लो। अक्षत के इतने प्यार से कहने पर दोनों एक ही बाउल से अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और अब खुशी अक्षत को मेडिसिन दे रही थी कि तभी अक्षत मुंह बनाते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बोला, नहीं, मैं मेडिसिन नहीं लूँगा, यह बहुत कड़वी है। और यह सुनकर तो खुशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह मुंह बनाते हुए दांत पीस कर बोली,
क्या कहा अक्षु? ड्रामा मत कीजिए, आप 5 साल के बच्चे नहीं हैं कि आपको दवाई कड़वी लग रही है। चुपचाप खोलिए वरना। नहीं, मैंने कहा ना, मैं मेडिसिन नहीं लूँगा, मुझे मीठी मेडिसिन चाहिए। अरे यह मेडिसिन है, कोई चॉकलेट थोड़ी ना कि आपको मीठी करके दे दूँ। अक्षु, यह क्या जिद लगा रखी है आपने? चुपचाप मेडिसिन खा लीजिए ना। अब क्या मैं इसे गुलाब जामुन में भरकर खिलाऊं? नहीं, गुलाब जामुन में नहीं, बल्कि उससे भी ज़्यादा मीठे और रसीले डिश में, और वह है तुम्हारे रसीले होंठ। अगर तुम चाहती हो कि मैं इसे खाऊं तो तुम अपने होठों से खिलाओ, वरना मैं नहीं खाऊंगा। कहते हुए अक्षत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है, और उसकी अजीबोगरीब डिमांड सुनकर तो खुशी अपना माथा पीट कर रह गई। उसका पति सचमुच कभी कभी बच्चों की तरह हरकतें करता था, लेकिन फिर खुशी उसकी जिद के आगे हार मानते हुए वह मेडिसिन उसके मुंह में डालकर पानी अपने मुंह में लेती है, और अब अपने अक्षत के होठों पर अपने हाथ रखकर उसे किस करते हुए पानी पिलाना शुरू कर दिया। वहीं अक्षत के दिल की मन मुराद पूरी हो गई। वह अगले ही पल खुशी की कमर में हाथ डालकर उसे अपने और करीब कर उसे अपने ऊपर लगभग सुलाते हुए उसके मुंह से पानी पीने लगा था। इस दौरान उन दोनों की किस 10 मिनट से ज़्यादा की थी, और वह भी इतनी ज़्यादा पैशनेट कि खुशी की सांस फूलने लगी थी। खुशी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी, लेकिन फिर भी अक्षत उसे आज़ाद न करते हुए अपने हाथों को उसके ब्लाउज़ के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा था, और उसकी इस हरकत को महसूस कर खुशी पूरी तरह हैरान रह गई। और इससे पहले कि वह अक्षत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर पाती, अक्षत किसी तरह अपने दोनों हाथों से खुशी को जकड़कर अचानक ही उसे पलटकर अपने बगल में सुला लेता है। और इससे पहले कि खुशी खुद को संभाल पाती, अक्षत अगले ही पल उसके ऊपर आ गया और दोनों के बदन पर ब्लैंकेट कवर करते हुए उसे तेज़ी से किस करने लगा। खुशी उससे छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि फिलहाल अक्षत की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वीक थी, लेकिन अक्षत की हरकतें बता रही थी कि वह खुद को रोकना नहीं चाहता। वह लगातार ब्लैंकेट के अंदर अपनी शरारत कर रहा था और जल्दी जल्दी खुशी के कपड़ों को उसके बदन से रिमूव कर रहा था। लाख कोशिश के बावजूद खुशी खुद को उसे आज़ाद नहीं कर पाई, और फाइनली उसने अक्षत की बाहों में खुद को सौंप दिया और अगले ही पल किस करने में उसका साथ देने लगी। फाइनली अक्षत सेटिस्फाई होकर उसके बगल में लेट गया और उसे अपने सीने से लगाते हुए उसके खूबसूरत और मासूम चेहरे को देखते हुए बोला, चाहकर भी तुमसे नाराज़ नहीं हो पाता। जानता हूँ थोड़ा पागल हूँ, लेकिन पागल भी तो तुमने ही बनाया है। इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए उसे यूं ही अपने सीने से लगाते हुए आंखें बंद करके सो गया। इस वक्त दोपहर के 2 बज चुके थे। वहीं दूसरी तरफ सलोनी गुस्से में कमरे का सामान इधर उधर तोड़ फोड़ रही थी और चिल्ला रही थी, भाई यह आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मॉम ठीक कहती हैं, इस लड़की ने आपको पागल कर दिया है। यह आपकी बीवी बनने के लायक नहीं है। यह आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, और एक आप हैं जो उसके प्यार में इस कदर अंधे हो गए हैं कि अपने ही लोगों के खिलाफ हो गए हैं। पहले तो मुझे भी मॉम की बातों पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन आपने हमारी जो पूरी फैमिली के साथ किया वह ठीक नहीं था, और उसकी वजह थी सिर्फ यह लड़की खुशी। यह मेरी भाभी किसी भी कीमत पर नहीं बन सकती। इसमें ज़रूर आप पर कोई जादू किया है, और इसे कैसे हटाना है मुझे बहुत अच्छे से पता है। बस आप देखते रहिए किस तरह मैं इसका जादू आपके ऊपर से हटाती हूँ, और उसके बाद मेरा वादा है आपसे कि आप खुद इसे अपनी ज़िंदगी से बेदखल करेंगे। यह जिस तरह धोखे से आपकी ज़िंदगी में इन हुई है, इसी तरह मैं इसे धक्के मार कर आपकी ज़िंदगी से आउट ना कर दूं, तो मेरा नाम भी सलोनी खन्ना नहीं। इतना कहकर उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल थी। और वहीं 3 दिन बाद दूसरी तरफ रूस में राजीव की धमकी के बाद पिंकी खामोशी से अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। सोना के पूछने पर उसने यह कहकर मना कर दिया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और आराम करना चाहती है। सोना भी उसे डिस्टर्ब ना करते हुए अपने कमरे में रेस्ट कर रही थी। दरअसल आज सोना को भी अपनी तबीयत खराब लग रही थी, शायद व्रत की वजह से। वह पिंकी बेड पर अपने दोनों घुटनों को सीने तक मोड़ अपने आप को ही हक किए हुए अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, यह ठीक नहीं हुआ। जीजू को मेरे बारे में पता चल गया है और उन्हें मेरे लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। अरे मैंने तो उनसे सिर्फ प्यार किया है। प्यार करना कहाँ से गलत हो सकता है? क्या दीदी मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है? आखिर क्यों जीजाजी उन्हें इतना प्यार करते हैं, जबकि मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते? जीजाजी को मेरी खूबसूरती और प्यार नज़र क्यों नहीं आता? यह दीदी भी ना, इन्हें क्या ज़रूरत है जीजू से इतना चिपकने की? अब कोई भी लड़की किसी मर्द पर खुद को इस तरह फेंकेगी तो वह मर्द तो उसको पीछे घूमेगा ही ना। इसमें जीजू की तो कोई गलती नहीं है।
सारी गलती दीदी की है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जीजू मेरे प्यार को कैसे समझेंगे, मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं उनसे। कहते हुए उसने अपने शब्दों को वहीं रोक लिया। वह इस वक्त काफ़ी परेशान लग रही थी कि तभी वह कुछ सोचते हुए अपने आप से बोली, नहीं नहीं, मुझे जीजू को अपने प्यार का यकीन दिलाना होगा। मैं उन्हें यकीन दिलाकर रहूँगी कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और उन्हें दीदी से भी ज़्यादा खुश रखूँगी। नहीं, मैं ऐसे खामोश नहीं रह सकती, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं आज ही जीजा जी को अपने प्यार का इजहार करूँगी। हाँ, यह ठीक रहेगा। इतना कहकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और अब वह जल्दी से गुस्से से उतरकर अपनी वार्डरोब कलेक्शन से कुछ ब्यूटीफुल ड्रेस देखने लगी। तभी अचानक उसकी नज़र एक खूबसूरत ब्लैक एंड रेड कलर के कॉम्बिनेशन क्वीन साड़ी पर गई, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वह इस साड़ी को अपने हाथों से छूते हुए अपने ख्यालों में खो गई। फ्लैशबैक। एक बार सोना अपने बदन पर रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन की साड़ी पहनकर अपने कमरे से बाहर ही निकल रही थी कि तभी राजीव, जो कि अभी अभी ऑफिस से वापस घर लौटा था और कॉरिडोर के रास्ते होते हुए अपने कमरे की तरफ जा रहा था, वह इस वक्त काफ़ी गुस्से में था और फ़ोन पर अपने किसी एम्प्लॉय को बहुत ज़ोरों से डांट रहा था। तुम लोग किसी काम के नहीं हो, इतना लापरवाह कोई कैसे हो सकता है? तुम्हें इतने अच्छे से समझाया था मुझे फाइल नंबर 13A चाहिए, क्लाइंट को भेजनी है, लेकिन तुम लोग भांग खाकर पड़े थे क्या, या कोकीन फाँक ली थी जो मुझे फाइल नंबर 30A सेंड कर दिया? उस फाइल के कारण मेरा कितना टाइम वेस्ट हुआ इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा है तुम लोगों को? मैं कुछ नहीं जानता। तुम अभी के अभी अपने हाथों से अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करो और कल से आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे ऑफिस में तुम जैसे लापरवाह लोगों की कोई जगह नहीं है, इडियट। और राजीव की बात को सुनकर दूसरी तरफ से एम्प्लॉय राजीव से बार बार माफ़ी मांग रहा था, लेकिन राजीव गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए बोला, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनना चाहता। जो कहा है उसे करो वरना। और इससे पहले कि राजीव आगे कुछ कह पाता, अचानक ही उसकी नज़र कमरे से बाहर निकल रही सोना पर गई। सोना, जिसने अपने बदन पर एक रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन की सीक्वेंस साड़ी पहन रखी थी। साड़ी के पल्लू को काफ़ी अच्छे से सेट करके उसने अपने कंधे पर पिनअप कर रखा था। खुले लंबे रेशमी काले बाल जो कि कमर तक आ रहे थे, उसने बीच मांग करके बालों को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। मांग में भरकर लाल सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, माथे पर छोटी सी बिंदी, चेहरे पर लाइट मेकअप और होंठों पर रेड लिपस्टिक, हाथों में भर भर कर चूड़ियाँ, कानों में बड़े ईयरिंग्स और गले में एक छोटी सी नेकलेस। इस वक्त सोना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। राजीव की नज़र तो उस पर ठहर गई थी। उसने जो ब्लाउज़ पहन रखा था वह स्लीवलेस काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन वाला ब्लाउज़ था। साड़ी के पल्लू को सेट करने के कारण उसकी पतली और खूबसूरत गोरी कमर राजीव के सामने थी, जिस पर राजीव की नज़र जाकर टिक गई थी। उसकी नेवल, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, उसे देखते ही राजीव की सांस भारी होने लगी और उसने तुरंत ही अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर मोबाइल को अपनी पैंट की पॉकेट में रखा और अपने हाथ में लैपटॉप बैग लिए तेज़ी से सोना के करीब आया। और इससे पहले कि सोना कमरे से ज़्यादा दूर निकल पाती, राजीव अचानक ही उसके कमर में हाथ डालकर उसे दीवार के अगेन पुश कर देता है और अचानक अपनी कमर पर किसी के हाथ महसूस कर सोना, जो कि अपनी साड़ी के पल्लू को देखते हुए चल रही थी, अचानक ही झटके से डर गई। लेकिन अब उसकी नज़र सामने राजीव पर गई, तब जाकर उसने अपने सीने पर हाथ रखकर एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, ओह आप हैं, मैं तो खामखा डर गई थी। तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है बेबी डॉल? तुम भूल गई यह तुम्हारे पति का पर्सनल विला है। तुम्हारे पति के रहते हुए यहाँ किसी की हिम्मत नहीं जो तुम पर आँख उठा कर देख सके। छूना तो बहुत दूर की बात है, इसलिए अपने दिल की हर डर को ख़त्म कर दो। अब राजीव सोना के चेहरे के बिल्कुल करीब जाकर उसे ऊपर से नीचे तक अपनी इंटेंस नज़रों से देखते हुए उसके होठों के पास अपनी सांस छोड़ते हुए मदहोश आवाज़ में बोला, वैसे इतना सज धज कर किस पर बिजली गिराने का इरादा है? क्या तुम जानती हो कि इस रूप में, इस ड्रेस में तुम कितनी हॉट और सेक्सी लग रही हो? तुम्हें देखकर मेरा दिल। कहकर राजीव सोना के गले पर अपने होंठ रख कर उसे किस करने लगा कि तभी सोना तुरंत ही हड़बड़ा कर राजीव के होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए मुंह बनाकर बोली, अरे यह क्या, आप आते ही शुरू हो गए? प्लीज़ अभी यह हरकतें मत कीजिए हबी जी, क्योंकि मुझे। सोना का अचानक रोकने पर राजीव गुस्से से उसकी तरफ घूरने लगा और दांत पीस कर उसकी कमर को अपनी मुट्ठी में दबाते हुए उसे अपने बिल्कुल करीब करते हुए बोला, क्यों, मैं यह हरकतें अभी क्यों नहीं कर सकता? बीवी हो तुम मेरी, जब मेरा दिल करेगा तब तुम्हारे करीब आ सकता हूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकती, समझी? राजीव की आंखों में गुस्सा था, जिसे समझकर सोना कुछ पल के लिए तो घबरा गई,
लेकिन फिर हड़बड़ा कर थोड़ा घबराते हुए बोली, अब हबी देखिए, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं आपको रोकना नहीं चाहती थी। मैं तो आपको यह बता रही थी कि नवरात्रे शुरू होने वाले हैं ना, तो मैं आपकी शॉपिंग करने जा रही थी लैला के साथ। मैंने आपसे कल परमिशन तो ली थी, बस वही, मैं अभी नहा कर रेडी हुई हूँ, पवित्र काम के लिए जा रही हूँ इसलिए। इतना कहकर वह मासूम सा चेहरा बना लेती है, अपने होठों का पाउट बनाकर अपनी नज़र नीचे कर लेती है। और सोना की बात को सुनकर फाइनली राजीव को याद आया कि सोना ने रात को ही उसे परमिशन ली थी। हालांकि राजीव का दिल तो नहीं था कि वह सोना को यह व्रत करने दे, क्योंकि अगर सोना यह व्रत करती तो पूरे 9 दिन तक राजीव के रोमांस की छुट्टी हो चुकी थी, जो कि शायद उसके बर्दाश्त के बाहर था। लेकिन फिर भी सोना के लाख मनाने के बाद, सोना की खुशी के लिए ना चाहते हुए भी, राजीव अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे नवरात्रि करने के लिए परमिशन दे देता है। यह बात याद आते ही राजीव अपनी पकड़ सोना की कमर पर ढीली कर देता है और प्यार से उसकी कमर को सहलाते हुए उसके गाल पर किस करते हुए बोला, ठीक है, फिलहाल नहीं करूँगा, लेकिन याद रखो वापस आने के बाद तुम्हारा पूरा टाइम सिर्फ मेरा है और मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँ वह कर सकता हूँ, क्योंकि फिर कल से नवरात्रि शुरू हो जाएंगी, फिर तुम मुझे अपने करीब नहीं आने दोगी, इसलिए अब कोई बहाना नहीं। और राजीव की बात को सुनकर सोना शर्मा कर अपनी नज़र नीचे कर लेती है। सोना को इस तरह शर्माते हुए देखकर राजीव के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। अब वह धीरे से सोना से दूर होते हुए उसे एक बार फिर ऊपर से नीचे तक देखते हुए अचानक ही अपने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे से उसकी साड़ी के आंचल को खोल देता है। इसके बाद सोना का आंचल अचानक ही फ्री स्टाइल हो गया। अब राजीव उसे अपनी मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए बोला, अब परफेक्ट है, मेरी बीवी सचमुच बहुत ब्यूटीफुल है। इतना कहकर वह प्यार से उसके माथे पर किस करके उसके चेहरे को थपथपाते हुए बोला, तुम रुको, मैं आता हूँ, फिर हम साथ चलेंगे। राजीव की बात सुनकर सोना हाँ में सर हिलाती है। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट टाइम, इन बातों को याद करते हुए पिंकी उसे खूबसूरत ब्लैक और रेड साड़ी को अपनी मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए बोली, यह साड़ी उन्हें बहुत पसंद है। जब दीदी इस साड़ी में अच्छी लगी तो मैं तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, मुझ पर तो यह और भी अच्छी लगेगी। इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए वह साड़ी लेकर रेडी होने चली गई। वहीं शाम लगभग 7:30 बजे राजीव जब घर वापस आया, इस वक्त राजीव के चेहरे पर एक अलग ही बेताबी थी। आंखों में एक शरारत। वह जल्दी जल्दी अपने काम कमरे की तरफ बढ़ाते हुए सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए बोला, हमारा खाना अगले 10 मिनट में कमरे में पहुंचा दो। इतना कहकर वह बस अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा देता है। वहीं सोना, जो कि कमरे में अगली सुबह होने वाली पूजा की तैयारी के लिए प्लानिंग कर रही थी और साथ ही अपने कपड़े तय लगा रही थी, अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी राजीव धीरे से कमरे में दाखिल होकर उसे अचानक ही पीछे से हक करते हुए उसके नेक पर किस करने लगा। सोना राजीव के टच को महसूस करके अपने चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आती है। अरे आप आ गए, लेकिन इतनी जल्दी? आपने तो कहा था कि मीटिंग में थोड़ा वक्त लग जाएगा। और सोना की बात को सुनकर राजीव अपना लैपटॉप बैग साइड में रखते हुए उसे धीरे से अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, चाहे कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, तुमसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगा बेबी डॉल। भला मैं आज की रात लेट कैसे कर सकता हूँ? आज ही का तो वक्त है मेरे पास। जी भर कर रोमांस कर लो, क्योंकि फिर तुम 9 दिन तक मुझे नखरे दिखाने वाली हो। इतना कहकर वह सोना के होठों की तरफ झुकने लगा कि तभी उसकी बातों को सुनकर सोना की आंखें शर्म से झुक गई। उसने धीरे से शर्माते हुए कहा, हबी आप आते ही शुरू हो गई, प्लीज़ फ्रेश होकर खाना तो खा लीजिए, फिर तो मैं आपकी ही हूँ। मैं कहाँ भागी जा रही हूँ? तुम जा भी नहीं सकती, बाहों में जकड़ लूँगा तुम्हें। कहते हुए राजीव के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। वह उसके होठों पर लाइट किस करते हुए बोला, ठीक है, तुम मेरा वेट करो, मैं फ्रेश होकर आया, सर्वेंट खाना लेकर आता ही होगा। इतना कहकर वह बाथरूम की तरफ फ्रेश होने चला गया। वहीं सोना के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। थोड़ी ही देर में राजीव फ्रेश होकर आया तो सोना पहले ही सोफे के पास कॉफ़ी टेबल पर खाने की प्लेट अरेंज कर चुकी थी, जिसे देखकर राजीव अपने गीले बालों को टॉवल से पोंछते हुए मुस्कुराकर सोना के बगल में सोफे पर आकर बैठ गया। इस वक्त उसने अपनी कमर में भी टॉवल लपेट रखा था। उसने एक झटके में सोना की कमर में हाथ डालकर उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। इसके बाद सोना पूरी तरह हड़बड़ा गई। वह शर्माते हुए राजीव के कंधे पर हाथ रखकर अपनी नज़र नीचे किए हुए धीमी आवाज़ में बोली, हबी आप पहले कपड़े तो पहन कर क्या ही फ़ायदा, जब थोड़ी ही देर में यह उतरने वाले हैं। कहते हुए राजीव बड़ी ही शरारत भरे अंदाज में अपने हाथों को सोना की नाइटी के अंदर उसकी
थाई को सहलाने लगा, जिसे महसूस कर सोना की आंखें बंद हो गई। वह गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसे काफ़ी बेचैनी होने लगी थी, क्योंकि राजीव का टच ही उसे पिघलाने के लिए काफ़ी था कि तभी वह उसकी थाई को सहलाते हुए अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाते हुए बड़ी शरारत भरी मैग्नेटिक वॉइस में बोला, इनफैक्ट मेरी मानो तो तुम भी हम दोनों के बीच की यह दूरी हटा दो, ताकि मैं तुम्हें और भी बेहतर तरीके से फील कर पाऊँ बेबी डॉल। क्या तुम्हें ज़रा भी एहसास है कि आज मुझे खाना खाने से ज़्यादा तुम्हें खाने में इंटरेस्ट है? बात अगर तुम्हारी हेल्थ की ना होती तो खैर, चलो जल्दी जल्दी खाना खाओ, क्योंकि आप मुझे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। इतना कहकर वह बहुत ही सेडेटिव तरीके से सोना के गले पर किस करने लगा, जिसे महसूस कर सोना सच में पानी पानी हो रही थी। उसकी पकड़ अपनी नाइटी पर कसती जा रही थी, लेकिन अब उसने अपने बदमाश पति को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानती थी अगर वह ऐसा करेगी तो राजीव नाराज़ हो जाएगा। वह शर्माते हुए खाने की प्लेट सजाकर राजीव की तरफ देखती है तो राजीव एक नज़र खाने की तरफ देखते हुए अपना मुंह खोल देता है, जैसे कह रहा हो कि वह उसके हाथों से खाना चाहता है। राजीव के इशारे को समझकर सोना चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए उसे अपने हाथों से खिलाने लगी, और राजीव अपने एक हाथ से उसे खिलाते हुए दूसरे हाथ से लगातार शरारत कर रहा था, जिसे महसूस करते हुए सोना को खाना खाना भी मुश्किल हो रहा था। उसे कभी हिचकी आने लगती तो कभी उसके खाना अटकने लगता, लेकिन राजीव बड़े प्यार से उसे छोटी छोटी बाइट दे रहा था ताकि सोना को खाना अटके नहीं। थोड़ी ही देर में दोनों ने खाना खा लिया। अब सोना धीरे से राजीव की गोद से उतरकर खाने की प्लेट को वापस ट्रॉली में अरेंज करके बाहर ले जाने को हुई कि तभी राजीव ने अचानक ही उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी मोहब्बत भरी नज़रों से इंटेंस तरीके से देखते हुए कहा, तुम रहने दो बेबी डॉल, वरना अगर तुम गई तो मेरी मोहब्बत का भाजी पाला हो जाएगा, जो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और यह सुनकर सोना शर्माते हुए धीरे से अपनी नज़र नीचे करके बोली, आज ऐसा नहीं होगा हबी, मैं बस 1 मिनट में आई। इतना कहकर वह बड़े प्यार से राजीव के गाल पर एक किस करके अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और खाने की ट्रॉली लेकर दरवाजे की तरफ चली गई। वहीं सोना की किस को महसूस कर राजीव के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह जानता था उसकी बीवी बहुत ही ज़्यादा मासूम और प्यारी है। वह कभी भी राजीव को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, बल्कि हर पल उसकी खुशी का ख्याल रखती थी, उसे अपना 100% देती थी, जो राजीव को बहुत अच्छा लगता था। सोना खाने की ट्रॉली दरवाजे के बाहर ही रखकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है। वहीं राजीव एक झटके में अपनी जगह से उठकर सोना की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा, क्योंकि अब उसके दिल की अरमान उसके कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। वह अभी सोना की तरफ कदम बढ़ा ही रहा था, और वहीं सोना राजीव को अपनी तरफ आते हुए देखकर शर्मा रही थी कि तभी अचानक ही ना जाने क्यों सोना को अचानक चक्कर आने लगा। वह अचानक ही गिरने को हुई कि तभी राजीव तुरंत अपनी तेज़ी दिखाते हुए सोना को अपनी बाहों में संभाल लेता है। बेबी डॉल, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ तुम्हें? तुम इधर आओ मेरे पास। इतना कहकर वह तुरंत उसे अपनी ब्राइडल स्टाइल में बाहों में उठाकर बेड पर लेटा देता है और परेशान होकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए उसके माथे को चेक करते हुए बोला, बेबी डॉल, तुम्हें यह चक्कर क्या तुमने ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है? दोपहर तुमने कुछ खाया नहीं? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? राजीव सोना के लिए परेशान हो रहा था, और राजीव की आंखों में अपने लिए परेशानी देखकर सोना चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यह तो बस ऐसे ही कभी कभी होता है, आप परेशान मत होइए और अपना रोमांस। इतना कहकर उसने शर्मा कर अपनी नज़र नीचे कर ली। राजीव उसके कहने का मतलब बहुत अच्छे से समझ गया था, लेकिन फिर कहना जाने क्या सोचकर वह धीरे से सोना के होठों पर किस करते हुए बोला, नहीं रहने दो, तुम रेस्ट कर लो, बाद में देखते हैं। इतना कहकर राजीव अपनी जगह से उठकर क्लोजेट रूम की तरफ जाने लगा कि तभी सोना घबराकर तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। अभी आप नाराज़ प्लीज़ मैं। और इससे पहले कि वह आगे कुछ कहते, राजीव उसकी बातों का मतलब समझ चुका था। शायद सोना को डर था कि राजीव उससे नाराज़ हो गया, लेकिन राजीव मुस्कुराते हुए उसी के उसी हाथ पर किस करते हुए बोला, परेशान मत हो बेबी डॉल, तुम मेरी हो, अगर मैं तुमसे नाराज़ भी हुआ फिर भी तुम्हारे पास ही आऊँगा। परेशान मत हो, लेकिन फ़िलहाल मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस तुम्हें रेस्ट करने दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, ओके? राजीव की बात को सुनकर सोना थोड़ी रिलैक्स हुई और शर्मा कर अपनी नज़र नीचे कर ली
उसे इस तरह शर्माते हुए देखकर राजीव को बहुत अच्छा लग रहा था। सोना की यही खास बात राजीव को उसकी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी कि वह भले ही राजीव को खुश रखने के लिए अपनी तरफ से अप्रोच करती थी, लेकिन इसके बावजूद राजीव की सिर्फ नज़र या हाथों का टच ही सोना को शर्म से पानी पानी करने के लिए काफ़ी था। राजीव को उसकी मासूमियत पर हंसी आ रही थी और बहुत सारा प्यार, लेकिन फ़िलहाल वह खुद को कंट्रोल करते हुए क्लोजेट रूम में जाकर अपनी ड्रेस पहन लेता है। अब वापस कमरे में आया तो उसने देखा सोना गहरी नींद में सो चुकी है। यह देखकर राजीव पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसे क्लोजेट रूम में मुश्किल से 5 मिनट हुए होंगे और इतनी जल्दी सोना को गहरी नींद में सोया हुआ देखकर वह अपना सर झटकते हुए अपने आप से बोला, शायद आजकल पढ़ाई का कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले रही है, इसलिए थकान हो गई होगी। इतना कहकर वह प्यार से उसके माथे पर किस करता है। वही अगले ही पल उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ, जो देखकर वह थोड़ा कंफ्यूज होकर घड़ी की तरफ देखता है, जिसमें इस वक्त 9:30 बज रहे थे। वह जाकर दरवाज़ा खोलता है तो दरवाजे के बाहर इस वक्त कोई भी नहीं था। यह देखकर वह पहले तो थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन डार्क आ गए, क्योंकि उसे यही लगा था कि पिंकी एक बार फिर हस्बैंड वाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए यह सब नाटक कर रही थी। अब तो वह गुस्से में अपने कदम पिंकी के कमरे की तरफ बढ़ा देता है और दांत पीसते हुए अपने आप से बोला, आज तो मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं, इसका कुछ ज़्यादा ही ड्रामा हो रहा है। उसे दिन की वार्निंग के बाद मुझे लगा कि यह सुधर जाएगी, लेकिन नहीं, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। इसे तो मैं आज इसकी जगह दिखा कर रहूँगा। इतना कहकर राजीव गुस्से से अगले ही पल पिंकी के कमरे की तरफ जाने लगा कि तभी अचानक ही उसके कानों में पायल की झनकार सुनाई दी, जिसे सुनकर उसकी नज़र नीचे हॉल की तरफ गई। और क्योंकि इस वक्त राजीव ऊपर कॉरिडोर में खड़ा था, उसने महसूस किया कि कोई लड़की तेज़ी से हॉल की तरफ भाग रही है और यह पिंकी है। इस बात का कन्फर्मेशन उसे पहले से ही था। अब वह गुस्से से अपने कदम नीचे हॉल की तरफ बढ़ा देता है कि तभी उसने देखा पिंकी पीछे बैकयार्ड की तरफ दौड़ कर जा रही थी। अब तो राजीव को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह अपने कदम तेज़ी से पिंकी की तरफ बढ़ा देता है और अपने आप से बोला, यह लड़की आज मुझसे टीज़ कर रही है, बस बहुत हो गया। आज तो मैं इसका फैसला कर ही दूंगा। अब मैं यहाँ इसे एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे आज ही इसकी बात करनी होगी। और इतना कहकर राजीव भी जब पीछे बैकयार्ड की तरफ गया तो अगले ही पल वह पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि रात के इस वक्त बैकयार्ड को आज बहुत ही खूबसूरती से झिलमिलाती लाइट और रोशनी से सजाया गया था। आसपास बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन था, जिसे देखकर इससे पहले कि राजीव कुछ समझता कि तभी अचानक ही उसे किसी ने पीछे से आकर हक कर लिया और अपनी गर्म सांस उसके ऊपर छोड़ते हुए धीरे से महसूस किया, जिसे महसूस करते ही राजीव करंट ठीक हो गया। वह गुस्से से आग बबूला हो गया, क्योंकि वह इस टच को महसूस कर सकता था कि उसकी बीवी का टच तो नहीं था। अब उसने दांत पीसते हुए एक झटके में उन हाथों को पकड़ा और झटके से एक धक्के के साथ उसे गार्डन के ज़मीन पर ही पटक दिया। आपकी आवाज़ के साथ वह लड़की, जो कोई और नहीं बल्कि पिंकी थी, ज़मीन पर मुंह के बल पड़ी हुई थी। वहीं राजीव गुस्से से दांत पीस कर चिल्लाते हुए उसकी तरफ घूरते हुए बोला, हाउ डे यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत की, तुमने मुझे टच किया, बदतमीज़ लड़की, औकात भूल गई है तू अपनी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? तुझे समझाया था उस दिन में, तेरे दिमाग का कचरा अभी साफ़ नहीं हुआ। मेरे हाथों मरना चाहती है क्या? आखिर तुम्हारे दिमाग में इतनी घटिया बातें आ कैसे रही हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी ही बहन के पति के साथ? और इससे पहले कि राजीव कुछ कहता, पिंकी अपनी आंखों में आंसू लिए एक झटके में उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ, नहीं आती मुझे शर्म। और क्यों आए मुझे शर्म? मैंने गुनाह ही क्या किया है? प्यार ही तो करती हूँ आपसे, और प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता। आप मेरी बहन के पति हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे दिल को यह रिश्ता समझ नहीं आता, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने आपसे प्यार जानबूझकर नहीं किया, बल्कि आप मुझे समझ ही नहीं सकते। मैंने खुद को कितना रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट होने से खुद को नहीं रोक पाई। मैं आपसे सचमुच बहुत प्यार करती हूँ जीजू, प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए ना। शट अप, एक शब्द भी अगर तुमने मुंह से निकाला तो मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। तुम क्या एक्सेप्ट करने की बात कर रही हो? अरे मैं तुम्हारी बहन का पति हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ, शादी हो गई है मेरी। तुम्हें जरा भी इस बात का अंदाज़ा है कि अगर तुम्हारी इस हरकत के बारे में तुम्हारी बहन को पता चला तो उसका दिल कितना टूट जाएगा? उसने आज तक तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, कभी खुद के बारे में नहीं सोचा, हर तकलीफ़ हर दर्द बर्दाश्त किया। एक ऐसे नर्क में रहकर खुद तकलीफ़ बर्दाश्त करके तुम लोगों को अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश की, और तुम उसकी अच्छाइयों का यह सिला दे रही हो। कल तक तुम उसके कपड़ों को मांगती थी,
उसके गहनों को मांगती थी, लेकिन आज उसके पति पर ही अपनी नज़र डाल ली। क्या तुम्हें ज़रा भी अपने किए का पछतावा नहीं है? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम अपनी बहन के सौतन होने के बारे में, छी, तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है तुम्हारी इस बेवकूफ़ी के कारण उसका घर संसार टूट सकता है? पिंकी, मैं तुम्हें बच्चा समझा था, लेकिन तुम इस तरह यह ठीक नहीं कर रही हो। अभी भी वक्त है, समझ जाओ, वरना तुम्हें पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। और राजीव की बात को सुनकर पिंकी एक झटके में अपनी जगह से उठकर बिना कुछ सोचे समझे अचानक ही उसके सीने से लग गई, और उसके अचानक इस हरकत पर राजीव पूरी तरह हैरान रह गया।